जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज़ का 28वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कांग्रेस पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, जिसे इंग्लिश में हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कहते हैं। यानी कांग्रेस से पूर्व भारत में कौन कौन सी राजनीतिक संगठन थे। यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना है, उससे पहले भारत में कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे उसको देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी थी संस्थाएँ। 1857 का आंदोलन राष्ट्र के रूप में एक सामूहिक अभिव्यक्ति दी, यानी कि पूरे राष्ट्र ने मिलकर ये आंदोलन में भाग लिया, इस स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था। इसके बाद पूरे राष्ट्र की आकांक्षाओं को सामूहिक अभिव्यक्ति देने का काम जिसने किया वो राजनीतिक दृष्टि से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। यानी कि ये तो जो 1857 का जो आंदोलन था, पूरे राष्ट्र में सभी वर्ग के लोगों ने भागीदारी निभाई, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से पूरे भारत को एक करने का प्रयास किया। भारत जो राष्ट्र है उसकी आकांक्षाओं को सामूहिक अभिव्यक्ति देने का काम राजनीतिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही किया। ठीक है ना। तो शुरुआत में देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में जो उत्पन्न संस्थाएं थी वो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सुधारों से जुड़ी हुई थी। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जो संस्थाएं थी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक से जुड़ी हुई थी, ये जो भी काम की अंततः राजनीतिक चेतना को समर्थन मिला। यानी कि इन संस्थाओं ने राजनीतिक चेतना के लिए बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि तैयार की थी। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो ICS ऑफिसर थे, 1876 AD में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की नींव रखी। कौन सी संस्था की? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की नींव रखी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। तो ये आप नाम और संस्था का नाम और डेट दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और किसने स्थापना की उनका नाम भी याद रखिएगा। और डिटेल में देखते हैं इसको। कांग्रेस पूर्व जो भी क्षेत्रीय संगठन थे और कांग्रेस में क्या अंतर था उसको देखने का प्रयास करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 AD का जो बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 AD में बना था, उसका दायरा बहुत व्यापक था। इसमें पूरा का पूरा देश शामिल हो गया था। लेकिन इससे पहले जो भी क्षेत्रीय स्तर के संगठन थे जो कि सबसे ज़्यादा बंगाल में बने, उनका दायरा थोड़ा सीमित था। जैसे कि हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय संगठन थे बंगाल में बने और यहीं के लोग सबसे ज़्यादा सदस्यता ली। लेकिन आगे देख के चलेंगे कि जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, बम्बई, मद्रास, तो बंगाल के संबंध में हमने देखा कि बंगाल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण हुआ और सदस्यता भी यहीं के लोग लिए। क्यों लिए, आगे देखते हैं कि बंगाल में ही सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय संगठन बने। लेकिन बम्बई और मद्रास 2 अन्य प्रेसिडेंसियों में भी ये केंद्र बने। यानी कि जो भी राजनीतिक स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर जो भी पार्टियां थी, बम्बई और मद्रास में भी बनी थी। देखेंगे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, राजनीतिक चेतना जागृत हुई तो राजनीतिक संगठन ज़्यादा बनने लगेंगे। यानी कि बंगाल में शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, वहाँ पर राजनीतिक चेतना जागृत हुई थी। इस वजह से देखेंगे कि राजनीतिक संगठन सबसे ज़्यादा बंगाल में बनेंगे। उसमें सबसे आगे था बंगाल, ठीक है ना। ये राजधानी भी थी और यहाँ पर क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा होते थे। इसलिए राजनीतिक संगठनों के रूप में देखेंगे जो क्षेत्रीय स्तर के थे सबसे ज़्यादा बंगाल में बने और यहीं के लोग सबसे ज़्यादा उन संगठनों में सदस्यता ली थी। बंगाल में पुनर्जागरण सबसे ज़्यादा हुई। बंगाल में सबसे ज़्यादा संस्थाएं अस्तित्व में आई। इनका दायरा क्षेत्रीय थी और विषय भी सीमित होते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के विषय व्यापक और वैविध्य हुआ करते थे क्षेत्रीय संगठनों की तुलना में, परंतु इन संस्थाओं को महत्व को दरकिनार नहीं कर सकते। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व जो भी संस्थाएं थी उनके महत्व को दरकिनार नहीं कर सकते। इंडियन नेशनल कांग्रेस 85 में आई, इसका बीजारोपण इन संस्थाओं ने कर दिया था। यानी कि छोटे मोटे जो क्षेत्रीय संगठन थे उनका बीजारोपण इंडियन नेशनल कांग्रेस का बीजारोपण कर दिया था। हमारे नेताओं के मन में अब विश्वास पैदा हो गया कि हम राष्ट्रीय स्तर की बड़ी संस्थाएं बना सकते हैं। उसके पीछे मुख्यतः 2 कारण थे। 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन, उस लगा कि हम लोग पूरा देश हम एक हैं, पूरा राष्ट्र एक है। नहीं तो पहले क्षेत्रीय स्तर पर ही जो वे अपने अपने रियासतों को ही राष्ट्र समझते थे। लेकिन 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं भारतीयों का एकीकरण कर दिया। भारतीय एक हो गए, राष्ट्र एक हो गया। उसके बाद 1885 से पहले जो भी संस्थाएं थे, जो भी छोटी मोटी संस्थाएं थी, उनकी सफलताओं ने भी लोगों में विश्वास पैदा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं बनाई जा सकती है।
उसके बाद देखेंगे कि समृद्ध लोग समाज में जिनका प्रभाव था 1850 से पहले राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया, किंतु 1850 के बाद उन संस्थाओं का गठन और नेतृत्व मध्यम शिक्षित वर्ग ने किया। यानी कि 50 से पहले मानी कि जिनका राजनीतिक 1850 से पहले जो भी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण हुआ समृद्ध लोगों के द्वारा हुआ, लेकिन 1850 के बाद जो भी राजनीतिक संस्थाएं रही उनका गठन और नेतृत्व मध्यम शिक्षित वर्ग किया, जिसमें वकील, शिक्षक, डॉक्टर और पत्रकार आते हैं। ये जो था बंगाल पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र था और सबसे ज़्यादा संस्थाओं का निर्माण यहीं पे हुआ। संस्थाओं का निर्माण अगर यहाँ पर होगा तो सबसे ज़्यादा आक्रोश भी यहीं उभरेगा, क्रांतिकारी आंदोलन भी यहीं होगा। इसलिए बंगाल जो था क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना इन संस्थाओं के वजह से भी। देखते हैं राजा राम मोहन राय का क्षेत्रीय संगठन में क्या योगदान रहा है। 1833 एडी के चार्टर एक्ट की बहुत सारी बातों को पूरी करने की मांग की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। यह इनका राजनीतिक क्षेत्र में योगदान था। इसके कारण क्या हुआ कि इनकी मृत्यु के 3 वर्ष के बाद इनके सहयोगियों ने इनकी मृत्यु के 3 वर्ष के बाद एक संस्था बनाई जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 एडी में। याद रखिएगा, ठीक है ना। ये राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने बनाई थी। उसके बाद उसके 2 वर्षों बाद 1838 एडी में बंगाल में जमींदार एसोसिएशन का गठन हुआ, जो कि जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, इसे भारतीय इतिहास में प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है, क्योंकि ये अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए संवैधानिक तरीका अपनाया। मानी कि अपने उद्देश्यों, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संवैधानिक तरीका अपनाया, ठीक है ना। इसलिए इसे भारतीय इतिहास में प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है। ये अपने अधिकार या सुधारों के लिए जो मांग थी वो संवैधानिक तरीके से मांग करती थी कि संवैधानिक तरीका अपनाया जाए सुधारों के लिए और अधिकारों की मांग के लिए। कानून के दायरे में रहकर आवेदन, मीटिंग के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रखते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरुआती 15 वर्षों में मांग का तरीका भी यही संवैधानिक ही था, ठीक है। अब देखते हैं बारी बारी से कौन से क्षेत्रीय संगठन हमारे सामने दिखाई देते हैं। 1843 एडी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया गया था। देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। भारत के लोगों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करना इस संस्था का मुख्य और कोर उद्देश्य था। अपने अधिकारों की मांग कीजिए और समझिए, और राजनीतिक प्रणाली, लोकतंत्र, मानवतावाद, समानता, बंधुत्व, इसके बारे में लोगों को बताना इसका राजनीतिक प्रणाली का उद्देश्य था। उनके मन में एक तरह की मांग की इच्छा पैदा करना, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो इस संस्था का कोर उद्देश्यों में बात करें तो वो राजनीतिक शिक्षा देना था। समाज की समस्याओं पर विचार करना, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करती थी यह संस्थाएं। उसके बाद 1851 ईडी में 1838 में अपना एक बना था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, और 1843 में बना था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1851 में इन दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दिया गया और विलय करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया। याद रखिएगा, क्या बनाया गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना। इन दोनों संस्थाओं को मर्ज करके लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया। अब ये सीधे ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र भेजकर अपनी मांगों को सामने रखती थी, और उनकी मांगों को काफ़ी कुछ सीमा तक कंसीडर भी किया जाने लगा। जैसे कि ये इनकी जो सुझाव थे 1853 के अधिनियम में शामिल किए गए थे कि ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें 6 सदस्यों को नामांकित कीजिए, जिसमें भारतीय शामिल थे। इनकी मांगों के देखें और तो विधायिका की स्थापना की मांग की इन्होंने, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेचर की मांग की। इन्होंने कहा कि कानून बनाने वाली संस्था अलग से बनाई जाए। विधायिका की स्थापना से भारतीयों का प्रवेश मिलेगा, जिससे वे भारतीयों के हितों की बात कर सकेंगे, और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव को अलग अलग रखने से चीज़ों को बेहतर एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है। और मांगों को देखते हैं इनकी। इंडियन एसोसिएशन की दूसरी मांग थी कि बड़े नौकरशाहों के वेतन में कमी किए जाए, यानी कि रिडक्शन इन द सैलरीज ऑफ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। इसमें क्या होता था कि भारतीयों से कमाई का ज़्यादा हिस्सा नौकरशाहों के वेतन में चला जाता था, बहुत सारा हिस्सा सेना पर खर्च हो जाता था, तो सामाजिक विकास के लिए धन नहीं बचता था। इसलिए इंडियन एसोसिएशन के द्वारा कहा गया कि बड़े नौकरशाहों को वेतन में कमी की जाए।
बड़े नौकरशाह अंग्रेज थे, यानी कि अंग्रेज उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे। ये अपने वेतन को या धन को ब्रिटेन भेजते थे, जिसे हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। स्पेशल ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी है कि कुछ टैक्स को कम किया जाए, सम टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड। साल टैक्स, कस्टम टैक्स, पोस्टेज यानी डाक शुल्क को ख़त्म कर दी जाए, ऐसी मांग की। लेकिन इस संस्था का इनको ना तो पूरी तरह से सफलता मिली और ना ही पूरी तरह से असफलता मिली। ऐसा माना जाता है कि 1853 के एक्ट में जो काउंसिल थी उसमें उसके विधायिका में कानून बनाने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार इस संस्था के द्वारा की गई मांगों को पूरी कर दिया गया। यानी 6 सदस्यों को मनोनीत करने की जो मांग थी इस संस्था के द्वारा उसे पूरी कर दी गई। ठीक है। उसके बाद 1875 एडी में देखते हैं कि शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। इंडियन लीग की स्थापना की, ध्यान रखिएगा, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। इस संस्था का, इंडियन लीग का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना भरना लोगों में, भारतीयों में, और लोगों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इस संस्था का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया 1876 एडी में। 75 में क्या था? शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। या मस्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडियन लीग की स्थापना की। लेकिन इस संस्था को हस्तांतरित किया किसने, स्थान लिया किसने? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने, जिसकी स्थापना 1876 एडी में हुई थी। इनके नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष। यहाँ शिशिर कुमार घोष थे, यहाँ आनंद मोहन घोष। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका अन्य नाम इंडियन एसोसिएशन भी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का अन्य नाम इंडियन एसोसिएशन भी है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कि जैसे कि हमने बताया नहीं कि एक सेकंड, जैसे कि ये 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था, ठीक है ना। ये इंडियन एसोसिएशन है, कब बना था? 1876 में। 1851 का जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था उसकी 3 मांगे थी, 3 मांगों को हमने पीछे देखा था। उसके बाद इंडियन लीग बना था। इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने लिया, जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले जो संस्था थी 1851 में, उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, यानी कि ICS ऑफिसर थे। इनको अन्यायपूर्ण ढंग से सेवा से निकाल दिया गया था, इसलिए उनके मन में बहुत ज़्यादा क्षोभ था। इन्होंने क्या किया कि अपनी संस्था के माध्यम से इंडियन एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के माध्यम से जनता को एक करने का प्रयास किया और इसके लिए सदस्यता शुल्क कम रखी। कलकत्ता के बाहर शहर एवं गाँव में शाखाएँ खोला इन्होंने और ब्रिटिश के विरुद्ध जनमत तैयार करने लगे, ठीक है। तो ये 3 संस्थाएँ थी। अब देखते हैं मुंबई के क्षेत्र में क्या था। 2 अन्य प्रेसिडेंसियों में भी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई, तो जिसमें सबसे पहला अपना है बम्बई। पहले तो बंगाल था, दूसरा अपना है बम्बई। बम्बई में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की और बम्बई में ये पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है ना। तो बम्बई में सबसे पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन था? बॉम्बे एसोसिएशन। सरकार के भेदभाव नीतियों के खिलाफ सुझाव देना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा समाज में विभिन्न बुराइयां थी, उसके निवारण के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपना इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद देखेंगे 1867 एडी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। इनके अध्यक्ष थे महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। ये जो सभा थी, ये पुणे सार्वजनिक सभा थी, एक राजनीतिक संस्था थी जो कि सरकार और जनता के मध्य सेतु का काम, ब्रिज का काम करती थी। ये अंग्रेज और सरकार एवं जनता के बीच सेतु का काम किया इस संस्था ने। 1885 एडी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया। इसके स्थापना का याद कर लीजिएगा, इनके संस्थापक थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तलांग। इसको याद कर लीजिएगा, 3 प्रमुख व्यक्ति इस संस्था से जुड़े हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पुणे सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष थे महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रेसिडेंसी होती है मद्रास। अंग्रेजों की तीसरी प्रेसिडेंसी कौन होती है? मद्रास।
यहाँ पर मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये जो थी, ये संस्था कलकत्ता की जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, जो कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, उसकी एक शाखा है, लेकिन ये अप्रभावी सिद्ध हुई, उतनी प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई। उसके बाद दूसरी मद्रास में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। तीनों का नाम याद रखिएगा, एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, तीनों ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की 1884 ईडी में। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना, यानी कि स्थानीय संगठन जितने थे उनके कार्यों को समन्वित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, जो 1884 ईडी में बना था, जिसका नाम था मद्रास महाजन सभा। इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं में 1866 ईडी में जो संस्था स्थापित की गई, जिसके नाम है इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक महत्वपूर्ण संस्था थी। यानी कि 1866 ईडी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। कहाँ की गई भाई? लंदन में। स्थान कौन सा था? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि 1866 ईडी में स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना लंदन में हुई थी। इसके गठनकर्ता, इसके संस्थापक के रूप में हम लोग दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, जो कि काफ़ी समय तक लंदन में रहे थे। ये बहुत ही चट्टानी व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने कार्यक्षमता के कारण। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का पितामह भी कहा जाता है। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री एवं गजब के राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। इसलिए इनके अलावा और देखेंगे कि डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दिया था, यानी कि धन के प्रवाह का सिद्धांत इन्होंने दिया था। लंदन में इनकी संस्था का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि किसी तरह से अपने जनता के मन में और खासकर ब्रिटेन वासियों के मन में भारतीयों की मांग को पहुंचाया जाए और उन्हें बताया जाए कि भारतीयों की मांग कितनी न्यायपूर्ण है। भारतीयों के पक्ष में लंदन के अंग्रेजों का समर्थन जुटाना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था। इसकी शाखाएं, भारत में भी इसकी शाखाएं खोली गई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। कांग्रेस पूर्व जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी, उनकी विभिन्न मांगों को देखें तो, उनकी विभिन्न मांगों एवं अभियानों को देखें तो सबसे पहला था अपना ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रशासनिक सुधार संबंधी मांगें रखी गई। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की गई 1878 से 79 के दौरान। शिक्षा के विस्तार संबंधी मांगें की गई। कपास पर आयात शुल्क हटाने का विरोध किया गया 1875 ईडी में। लॉर्ड लिटन की अफगान नीति का विरोध किया गया 1878 ईडी में। शस्त्र अधिनियम 1878 का विरोध किया गया इन संस्थाओं के द्वारा, यानी कि शस्त्र रखने के लिए भारतीयों को लाइसेंस लेना अनिवार्य था, किंतु अंग्रेज बिना लाइसेंस के शस्त्र रख सकते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का 1878 में विरोध किया गया था। प्लांटेशन लेबर एवं इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का विरोध किया गया था, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक थे, मालिकों की अनुमति के बिना चाय बागान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। इस चीज़ का विरोध किया गया। इल्बर्ट बिल का समर्थन किया गया इन संस्थाओं के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर का कोष बनाया गया तथा सिविल सेवा की न्यूनतम आयु कम कर देने के खिलाफ इन संस्थाओं के द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। तो रहा ये अपना कांग्रेस पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, और ये यहीं तक आज रखते हैं। कल हम लोग 1885 ईडी में जो कांग्रेस की स्थापना थी उसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।